नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एक ऐसी क्लास जो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 2 क्लास की सफलता की चाबी है दोस्तों। और आज हम जानने जा रहे हैं विज्ञान विषय का संपूर्ण सिलेबस जो इस परीक्षा की रीढ़ की हड्डी है। तो सावधान हो जाइए क्योंकि इस सिलेबस के एक एक बिंदु से प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। और यदि आप इसे ध्यान से समझ लेते हैं तो आप अपने लक्ष्य की ओर 50% रास्ता पार कर चुके होंगे दोस्तों। तो यह वीडियो आपकी तैयारी को दिशा देगा, हर अभ्यास, हर टॉपिक, हर यूनिट को कवर करेगा दोस्तों, और पूरी गारंटी के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि यही है वो आधार जिस पर खड़ा होगा आपका शिक्षक बनने का सपना। सो एक एक पॉइंट को आपको समझना है दोस्तों, और ये संपूर्ण सिलेबस है, और इन्हीं सिलेबसों के माध्यम से, इन्हीं टॉपिक्सों के माध्यम से आपका एक पेपर बनेगा जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सो कहीं ना कहीं पूरा आधार हम कह सकते हैं दोस्तों, वो है आपका सिलेबस। तो इस सिलेबस को आपको बहुत ही अच्छा से समझना है, और खासकर इस क्लास में मैं आपको विज्ञान का संपूर्ण सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूं। और ये सिलेबस है रूल बुक के आधार पर, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो रूल बुक में जो सिलेबस दिया जाता है उसी के आधार पर हमें तैयारी करना होता है, क्योंकि रूल बुक के आधार पर ही आपके जो है क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे रूल बुक दिखा देता हूँ, क्योंकि आपके पास में होना चाहिए दोस्तों प्रूफ। यदि आप कोई भी कुछ भी देख रहे हो, कोई भी बता रहा हो, यहाँ तक कि मैं भी बता रहा हूँ, अन्य कोई भी व्यक्ति बता रहा हो, तो आपके पास में होना चाहिए प्रूफ। यानी कि मैं बता कहां से रहा हूं, या फिर और लोग जो है आपको बता कहां से रहे कि आपको गुमराह तो नहीं कर रहे हैं, ये जानना भी बहुत ही जरूरी है। और मैं विद प्रूफ के साथ में हर एक चीजों को बताने का प्रयास करता हूं। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश जो है कर्मचारी चयन मंडल का जो यहाँ पे रूल बुक जारी हुआ था, और ये रूल बुक है दोस्तों, जैसे कि ऑनलाइन भरने का जो तिथि यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 28/1/2025 का। ठीक है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये रूल बुक अभी यानी कि इस सत्र में जो यानी कि जो अपडेट हुआ है वो रूल बुक है। ठीक है, तो इसे आप अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूँ दोस्तों आपको सिलेबस की ओर। पहले हम यहाँ पे देखते हैं सिलेबस को। ठीक है, यानी कि सिलेबस में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। ठीक है, सो आप सभी को पता है दोस्तों कि जो सिलेबस है, सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, और सिलेबस किस आधार पर आपका बनाया गया है। ठीक है, तो ये संपूर्ण सिलेबस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और ये रूल बुक आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। और बहुत सारे साथियों ने जो है तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर दिया है, सो उनको पता भी होगा सिलेबस का एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट, है ना। फिर भी मेरा काम है आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना। ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जिन्होंने अभी तक सिलेबस अच्छा से नहीं देखा है, तो ये सिलेबस देखने के बाद में वो अपनी तैयारी को और भी जबरदस्त, यानी कि अपनी रफ्तार है कहीं देखिए वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे संपूर्ण सब्जेक्टों का जो सिलेबस है इस आधार पर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, है ना। और हम यहाँ पे बात करने वाले दोस्तों विज्ञान का। ठीक है, यानी कि विज्ञान के संपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे कि जो है इस रूल बुक में साइंस के जो सब्जेक्ट है वो, यानी कि जो सॉरी माफ कीजिएगा, जो टॉपिक्स है वो कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो इसमें सामान्यतः जो सब्जेक्ट जुड़ेंगे दोस्तों विज्ञान के अंतर्गत आने वाले, वो चाहे वनस्पति विज्ञान हो, या फिर प्राणी विज्ञान हो, या फिर माइक्रो बायोलॉजी, या फिर बायोटेक्नोलॉजी, या फिर जो होता है बायो इंफॉर्मेटिक्स, इत्यादि जो सब्जेक्ट है उनका पूरा समावेश होगा, और इस प्रकार से आपका विज्ञान का सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि आपका एग्जाम कैसे होने वाला है। ऑब्जेक्टिव, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और आपके जो टोटल नंबर होंगे दोस्तों वो कितने होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि 100 नंबर के ही होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। ठीक है, ये सिलेबस में स्पष्ट यहाँ पे क्लियर किया गया है, ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और 4 विकल्प होंगे, ये स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा। ठीक है, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, ये स्पष्ट हो गया। ठीक है, और 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 नंबर के ही होंगे, और जो है बहुविकल्प क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये यहाँ पे स्पष्ट कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो इससे आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, कुछ थोड़ा डाउट यदि था तो। ठीक है, इसके बाद में जो है विषयवार सब्जेक्ट यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, और जो विज्ञान है, जैसे कि हम यहाँ पे विज्ञान का जिक्र कर रहे हैं, और विज्ञान का जो सिलेबस देखने वाले हैं, वो कितने 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 100 प्रश्न होंगे 100 अंक के। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अच्छा, आपको समय कितना दिया जा रहा है, तो आपको समय दिया जाएगा दोस्तों 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए, यानी कि 2 घंटे का। ठीक है, सो 2 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिलता है, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि 120 मिनट का जो आपके पास यहाँ पे समय दिया जाएगा। सो एक घंटे यानी कि 2 घंटे में आपको संपूर्ण यानी कि पूरा जो आपका पेपर है उसको कंप्लीट यहाँ पर करना होगा। ठीक है, ये पूरा आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं सिलेबस बताना था, फिर भी मैं आपको यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे याद दिलवा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको जो है
आपके तैयारी करने में और मजा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में यदि हम बात करें दोस्तों, जो आपका जो सिलेबस बनाया गया है वो किस आधार पर बनाया गया है, तो आप देख पा रहे होंगे स्नातक स्तर के समकक्ष यहाँ पर जो आपका सिलेबस होगा और जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन का जो लेवल होगा कहीं ना कहीं आपके स्नातक स्तर पर, यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन कर रखा है जिस सब्जेक्ट से, है ना, जैसे हम यहाँ पे साइंस का बात कर रहे हैं, यानी कि साइंस का जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट वो आपने बीएससी किया होगा या फिर आपने जो बीएससी से अदर सब्जेक्टों से किया होगा, जो कि माइक्रोबायोलॉजी हो गया या फिर अदर सब्जेक्ट हो गया, है ना, तो उनके लिए जो लेवल होगा दोस्तों, जो आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट था उस आधार पर, यानी कि उस लेवल के जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। और सामान्यतः जो 9th और 10th, यानी कि 9th से 10th, सॉरी माफ कीजिएगा, 9th से 12th तक का जो पाठ्यक्रम होगा, उस यानी पाठ्यक्रम जो आपने पढ़ा है उस आधार पर जो आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। और खासकर यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनने की जो संभावना यहाँ पर बनती है दोस्तों, या फिर पूरा जो सिलेबस यहाँ पर निर्धारित किया जाता है वो एनसीईआरटी के आधार पर जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों विज्ञान का वो सिलेबस की ओर, जहां पे आपको एक एक टॉपिक जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर आ चुके हैं साइंस का। ठीक है, जो कि साइंस का यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब जिनका इंग्लिश मीडियम है वो आप अच्छा से देख लीजिएगा दोस्तों, जो कि आपको यहाँ पे टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा। मैं आपको लेकर चलता हूँ हिंदी की ओर। ठीक है, यानी कि साइंस के ही टॉपिक्स हैं, यानी कि साइंस का ही पूरा सिलेबस है, लेकिन यानी विज्ञान का ही सिलेबस है, लेकिन हम यहाँ पर हिंदी जो है लैंग्वेज में देखेंगे। ठीक है, सो पहला जो यूनिट आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा है, आपसे कितने 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के ही होंगे। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन कितना 1 अंक का होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया है। ठीक है, अब पहला जो यूनिट आपसे पूछा जाएगा दोस्तों वो क्या होगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, सो आप देख पा रहे होंगे जैविक वर्गीकरण के अंतर्गत यहाँ पे जो टॉपिक्स बनेंगे दोस्तों, जिसमें कि 5 जगत का जो वर्गीकरण है, जिसमें कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, ये जो लक्ष्य यानी कि ये जो अलग अलग जो वर्ग है दोस्तों, 5 जगत, इनको आपको यहाँ पर पढ़ना होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो चाहे मोनेरा की बात करें या प्रोटिस्टा की बात करें या फिर कवक या फिर पादप। ठीक है, सो इनको आपको पढ़ना है और इनके भी खासकर जो है संपूर्ण लक्षण और जो लाइकेन और विषाणु और जो जो वायराइड है ना, इनके कुछ महत्वपूर्ण लक्षण और इनके बारे में आपको अच्छा से पढ़कर जाना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, सो पहला पॉइंट हमने देखा दोस्तों जैविक वर्गीकरण, और जैविक वर्गीकरण के अंतर्गत की जो खास जो पॉइंट है ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला आता है दोस्तों यानी कि पादप जगत। पहले हमने देखा जैविक जगत, उसी का सेकंड पॉइंट आता है पादप जगत। सो पादप जगत के अंतर्गत जैसे सवाल हो गया, बायोफाइटा हो गया और टेरिडोफाइटा, ये वो पॉइंट है दोस्तों यदि आपने सिलेबस को अच्छा से देखा होगा और यदि आपने ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से किया होगा, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट रहा है बीएससी में उस सब्जेक्ट को अच्छा से पढ़ा है आपने, तो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पे सिलेबस थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे कि आपने सवाल पढ़ा होगा, ब्रायोफाइटा पढ़ा होगा, टेरिडोफाइटा पढ़ा होगा, या फिर जो अनावृत बीज है या फिर आवृत बीज है, इन सबको कहीं ना कहीं आपने अच्छा से पढ़ रखा है, तो कहीं ना कहीं जो ये जो सिलेबस है आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा और आप जो है संविदा शिक्षक वर्गों को बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, सो जो सेकंड पॉइंट यानी कि फर्स्ट यूनिट हमने देखा दोस्तों, यानी कि यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत पहला जो चैप्टर आपको देखने को मिला कौन सा, जैविक वर्गीकरण, और दूसरा पादप वर्गीकरण। और पादप वर्गीकरण में क्या क्या था, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और अनावृत बीज या फिर आवृत बीज। ठीक है, ये दो ऐसे पॉइंट है दोस्तों, अनावृत बीज और एक आवृत बीज। ठीक है, ये इनको आपको अच्छा से पढ़कर जाना है। ठीक है, तो ये पहला यूनिट था। इसके बाद में सेकंड जो यूनिट है दोस्तों, जहां से जो क्वेश्चन बनेंगे आपके सेकंड यूनिट से, वो बनेंगे पुष्पी जो है पौधों की आकारकी के अंतर्गत से। ठीक है, यानी कि इस टॉपिक से। अब यहाँ से भी क्वेश्चन कैसे बनेंगे दोस्तों, पुष्पी पौधों यानी पुष्पी पौधों के विभिन्न भाग आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद में जड़, तना, पत्ती, पुष्पक्रम और पुष्प, फल, बीज, इनकी जो संरचनाएं हैं वो कैसे होती है, क्या क्या कार्य इनका होता है, जड़, तना, पत्ती का रूपांतरण किस प्रकार से होता है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। सो पहला सेकंड यूनिट में आपको देखना है पुष्पी पौधा यानी कि पुष्पी पौधों की आकारिकी, यानी कि इनके अंतर्गत जड़, तना, पत्ती और जो पुष्पी क्रम है या फिर पुष्प, फल, बीज या फिर इनकी जो संरचना है, संपूर्ण संरचना, जिसमें कि जड़ तना का जो रूपांतरण होता है या जड़ तना या फिर जो पत्तियों का जो रूपांतरण होता है वो किस प्रकार होता है, किस आधार पर होता है। ठीक है, वो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद में सेकंड जो चैप्टर है दोस्तों वो है यानी कि कुलों का विवरण, है ना, यानी कि क्या होता है दोस्तों कुलों का विवरण। इसके अंतर्गत जो है सेलोनेसी या फिर जो है मालवेसी या फिर लिलोएसी या फिर फेवेसी या फिर कुकुरबिटेसी, ये वो टॉपिक्स है दोस्तों जहां से क्वेश्चन बनेंगे। अब ये बहुत सारे लोगों का यानी कि जिन्होंने बीएससी को अच्छा से पढ़ा नहीं है या फिर साइंस को अच्छा से पढ़ा नहीं है, तो उनके लिए ये जो टॉपिक्स है दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, चाहे हम बात करें स्टोलोनिस की बात करें या फिर मालोवेसी की बात करें या फिर जो है लिलोएसी या फिर फोएसी या फिर कुकुरबिटेसी। ठीक है, तो ये थोड़े से सुनने में कहीं ना कहीं आपको
जो है कम मिले होंगे, फिर भी आप यदि आपने साइंस को थोड़ा सा अच्छा से अध्ययन किया होगा तो कहीं देखिए आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छा से देखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, वो है पुष्पी पौधों की शारीरिक संरचना, यानी कि इसके अंतर्गत एक बीजपत्री या फिर द्विबीजपत्री है, उनको आपको पढ़ना है और इसमें भी खासकर उत्तक तंत्र के शारीरिक एवं उनके कार्य को आपको देखना है। ठीक है, सो पुष्पी पौधों के अंतर्गत क्या देखना है दोस्तों, आपको एक बीजपत्री या फिर द्विबीजपत्री के उत्तक तंत्र की शारीरिक एवं उनके कार्य को आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में एक बीजपत्री जड़ यानी द्विबीजपत्री जड़ की संरचना, यानी कि एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़ की संरचना कैसे होती है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद में उसकी जो कार्य प्रणाली है क्या है वो आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको ये दिया गया है कि एक बीजपत्री तने एवं द्विबीजपत्री तने की संरचना किस प्रकार से होती है, ये आपको यहाँ पर देखना है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला टॉपिक आप देख पा रहे होंगे, एक बीजपत्री जो सॉरी एक बीजपत्री पत्ती व द्विबीजपत्री पत्ती की संरचना आपको यहाँ पर देखना है और द्विबीज वृद्धि किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम देखें दोस्तों, सो आपका जो पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर होता है पुष्पी पौधों के आकारिकी के अंतर्गत जितने भी पार्ट आते हैं, वो चाहे यानी कि जड़ की बात करें या फिर तना या पत्ती या फिर पुष्पक्रम या फिर पुष्प फल, ये सभी के टॉपिक्स वो चाहे द्विबीजपत्री के अंतर्गत देखें या फिर एक बीजपत्री के अंतर्गत देखें, इनकी संरचनाओं को, तो इस प्रकार से सभी टॉपिक्स को आपको यानी कि सभी को अच्छा से आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से सेकंड यूनिट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद में थर्ड यूनिट है दोस्तों, थर्ड यूनिट के अंतर्गत आपको यहाँ पे उच्च पादपों के यानी कि उच्च पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है, जिसमें कि आपने देखा होगा दोस्तों स्वपोषी प्रकाश वर्णक है ना, प्रकाश वर्णक, इसके साथ साथ में चक्रीय एवं अचक्रीय प्रकाश का फास्फो यानी कि जो है फास्फेटीकरण, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है, जिसमें साथ साथ ही यानी कि साथ ही साथ प्रकाशीय श्वसन, जिसमें कि C3 C4 या फिर CAM चक्र को आपको पढ़ना है। और ये वो चक्र है यानी कि ये वो टॉपिक्स है दोस्तों, छोटे छोटे टॉपिक्स है लेकिन आपको बहुत अच्छे से कवर करना होता है। साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण को जो है प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है वो आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, सो पहला जो टॉपिक आपने देखा दोस्तों यहाँ पे उच्च पादपों का प्रकाश संश्लेषण कैसे, वो चाहे स्वपोषी की बात करें या फिर प्रकार यानी जो प्रकाशीय वर्णक है या फिर चक्रीय या अचक्रीय प्रकाश के जो है फास्फेटीकरण है, ये आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, सो ये टॉपिक आप अच्छा से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला दोस्तों, पौधों में श्वसन किस प्रकार से होता है, यानी कि पौधों में श्वसन गैस का आदान प्रदान या फिर किस प्रकार से होता है या फिर कितने मात्रा में होता है और कितने मात्रा में जो है पौधे जो है गैसों को छोड़ते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। साथ ही साथ कोशिकीय श्वसन, साथ ही साथ जो है ग्लाइकोसिस, जिसे कहा ग्लाइकोसिस, और साथ ही साथ टीएसी यानी कि टीएसी चक्र को आपको पढ़ना है दोस्तों। और यहाँ से भी क्वेश्चन पिछली बार बहुत ज्यादा पूछे गए थे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र और साथ ही साथ श्वसन गुणांक। ठीक है, यानी कि आपको जो है पौधों के श्वसन के अंतर्गत श्वसन यानी कि पौधे जो है पौधों के द्वारा गैसों का जो आदान प्रदान किया जाता है वो आपको पढ़ना है। कोशिकीय श्वसन, ग्लाइकोलाइसिस और जो टीएसी चक्र है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सेकंड टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद में थर्ड में आपको पढ़ना है दोस्तों पादप वृद्धि, यानी कि जो पादप जो होते हैं ना, इनकी वृद्धि विकास किस प्रकार से होता है, यानी कि बीज अंकुरण और वृद्धि का नियम यानी कि नियामक आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला टॉपिक है दोस्तों, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, यानी कि लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है पादपों में यानी पुष्पी पौधों के माध्यम से कैसे होता है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है, जिसमें कि पुष्प की संरचना, साथ ही साथ नर मादा और साथ ही साथ जो है गेमेटोफाइट्स का विकास किस प्रकार से होता है, परागण और जो द्विनिषेचन की जो प्रक्रिया है, और साथ ही साथ पुष्पों के माध्यम से जो भ्रूण एवं जो भ्रूणपोष का जो विकास है वो कैसे होता है, और बीज एवं फल का विकास, साथ ही साथ जो है असंगजनन जो अनिषेक यानी कि अनिषेक फलन जो है वो किस प्रकार से होता है, साथ ही साथ बहु भ्रूणता किस प्रकार से होता है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। यानी कि जो पुष्पी पौधों के अंतर्गत जितनी भी प्रक्रियाएं होती है वो चाहे नर हो या मादा हो के माध्यम से जो गेमेटोफाइट्स का विकास होता है वो आपको पढ़ना है, वो चाहे परागकण हो या फिर निषेचन या फिर भ्रूण या फिर भ्रूणकोष का विकास हो, ये सभी प्रक्रियाएं जो है दोस्तों वो पुष्पी पौधों के अंतर्गत लैंगिक जनन में होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं उनके आधार पर आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा थर्ड यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों, और एक एक यूनिट को आपको अच्छा से देखना है। इसके बाद में फोर्थ यूनिट आता है दोस्तों, और फोर्थ यूनिट में आपको जंतु जगत के अंतर्गत आने वाले पॉइंटों को पढ़ना है, यानी कि यहाँ पे आकर्षण के प्रमुख लक्षण आपको देखना है, साथ ही साथ वर्गीकरण फाइला स्तर तक आपको यहाँ पे पढ़ना है, साथ ही साथ एक कोशिकी का वर्गीकरण स्तर आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, यानी कि जंतु जगत के अंतर्गत आने वाले जैसे वो चाहे कशेरुकी की बात करें दोस्तों, या फिर जो वर्गीकरण के अंतर्गत यानी कि वर्गीकरण फाइलम स्तर या फिर कशेरुकी वर्गीकरण स्तर। ठीक है, तो ये तीनों आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, इस टॉपिक के अंतर्गत। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट अगला दोस्तों जो है प्राणियों का संरचनात्मक संगठन कैसे है। आप सभी को पता है दोस्तों कि जो प्राणियों का यानी कि प्रत्येक प्राणी का जो यानी कि बनावट हम कह सकते हैं दोस्तों, या फिर उसकी जो बॉडी का जो निर्माण होता है वो सबसे छोटी इकाई के कहलाती है, सेल कहलाती है, यानी कि सेल के माध्यम से ही बनता है। तो इस प्रकार की जितनी भी संरचनाएं हैं जीवों की, यानी कि जिस प्रकार से जीव का निर्माण होता है वो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ठीक है, प्राणियों का संरचनात्मक संगठन। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों यहाँ पे केचुआ, यानी कि केचुआ हो गया
गया, कॉकरोच हो गया, और साथ साथ मेंढक, मनुष्य की आकारिकी परिस्थिति किस प्रकार से होती है वो आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ में जो है शारीरिक द्रव्य एवं परिसंरचना, यानी कि यहाँ पर जो है रक्त का संगठन कैसे होता है, जिसमें कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, अलग अलग जो प्रकार आप पढ़ते हो। साथ साथ रक्त समूह कौन कौन सा होता है, रक्त स्कंदन क्या है, साथ ही साथ जो लस्सी का संगठन का कार्य क्या क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में मनुष्य का परिसंचरण तंत्र, यानी कि मनुष्य का हृदय का संरचना किस प्रकार से होता है वो आपको देखना है। इसके बाद में कार्डियो चक्र, और जिसे कहा जाता है, और नेक्स्ट अगला ईसीजी चक्र, ये भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ में दोहरा परिसंरचना कैसी होती है, साथ साथ जो है परिसंचरण तंत्र के विकार कौन कौन से है। ठीक है, ये टॉपिक्स आपको देखना है दोस्तों। इसके बाद में उत्सर्जन आ जाता है। उत्सर्जन के अंतर्गत जो है पदार्थ एवं उनका निष्कासन किस प्रकार से होता है, जिसमें कि उत्सर्जन जो है प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद या मानव उत्सर्जन तंत्र या प्रमूत्र निर्माण किस प्रकार से होता है, और साथ ही साथ जो है परासरणीयम किस प्रकार से होता है, ये आपको यहाँ पर देखना है। उत्सर्जन संबंधित विकार, वृक्क प्रत्यारोपण। ठीक है, तो उत्सर्जी पदार्थ उसका निष्कासन के अंतर्गत ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद में पाचन एवं अवशोषण के अंतर्गत जो आपको दोस्तों जैसे आहार नाल हो गया, या फिर पाचन ग्रंथियां, या फिर पाचन एंजाइम, या फिर पाचन हार्मोन्स की क्या भूमिका होती है, साथ साथ पाचन की जो है संपूर्ण प्रक्रिया आपको यहाँ पर पढ़ना है कि सबसे पहले भोजन कहा जाता है, और भोजन का जो पाचन है किस प्रकार से होता है, ये पूरा आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ ही साथ अवशोषण किस प्रकार से होता है, और पाचन विकार, कब्ज, उल्टी, या फिर जो पसलियां या दस्त, या जो अपचन की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, वो आपको यहाँ पर पाचन के अंतर्गत आपको पढ़ना है दोस्तों। इसके बाद में मानव श्वसन की प्रक्रिया होती है दोस्तों। मानव श्वसन की प्रक्रिया के अंतर्गत श्वसन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से जो है अंग उनके माध्यम से श्वसन होता है, और साथ ही साथ जो है श्वसन के माध्यम से जो अंग है वो किस बीमारियों के कारण प्रभावित होती है, और जो है अलग अलग जो बीमारियां होती है किस अंग को प्रभावित करती है, ये जो है श्वसन वाले, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि विभिन्न जंतुओं के श्वसन अंग, मनुष्य में श्वसन तंत्र की संरचना कैसी होती है, सांस लेने की क्रियाएं क्या क्या है, साथ साथ मनुष्य में जो गैसीय विनिमय है, ये गैसीय मात्रा है कितनी होनी चाहिए, कितना ऑक्सीजन लेता है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है, और कितने मात्रा में जो है ऑक्सीजन का हमारे शरीर में उपयोग होता है, वो सारी चीजें जो आपको यहाँ पे श्वसन मात्रा या फिर इनमें आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ठीक है, इसके साथ साथ में जो है एमपीसीएम, अश्वगंधा, या फिर ये आपको देखने को मिलेगा दोस्तों संबंधित विकार। ठीक है, यानी कि इससे संबंधित जो विकार हमें देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये पाचन के अंतर्गत आपको, सॉरी माफ कीजिएगा, श्वसन के अंतर्गत आपको यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे फोर्थ यूनिट कंप्लीट होता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला यूनिट आपको देखने को मिलता है यूनिट 5। ठीक है, और यूनिट 5 में खासकर यहाँ पे फिजिक्स के टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, जिसमें कि चलन गति, यानी कि गति के प्रकार आपको देखना है, और पेशियों के प्रकार, गति का सेकंड पॉइंट होता है पेशियों का प्रकार हो गया, पेशीय संकुचन, या फिर जो है संधियां कौन कौन सी होती है, साथ ही साथ पेशी एवं जो कंकाल तंत्र संबंधित जो अनियमितताएं हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ तंत्रिका, यानी कि तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय कौन कौन से होते हैं, जिसमें कि तंत्रिका कोशिका एवं तंत्रिका एवं मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है, और तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति एवं संवहन किस प्रकार से होती है, और प्रतिक्रिया आपको यहाँ पढ़ना है, प्रतिक्रिया, और साथ ही साथ मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की संरचना एवं उनके कार्य क्या क्या है, साथ ही साथ आंख एवं कान की जो सामान्य संरचना होती है वो कैसे होती है, और किस भाग में इसका उपयोग किया जाता है। ये यानी कि इस प्रकार से यदि हम देखें दोस्तों, सो 5 यूनिट के अंतर्गत जो चलन और गति का जो पूरा जो टॉपिक्स, यानी पूरे जो छोटे छोटे टॉपिक्स है उनको यहाँ पर कवर किया गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पे जो है 5वां यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों, जिसमें कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि चलन गति के अंतर्गत जो है गति के प्रकार में हमने देखा दोस्तों पेशियों के प्रकार, और पेशियों के संकुचन, संधि, और पेशियों का कंकाल तंत्र, अवधि और अनियमितताएं। और नेक्स्ट अगला आपने यहाँ पे देखा तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण का समन्वय, यानी कि तंत्रिका जो है कोशिकाएं हैं, कोशिका और जो जो तंत्रिकाएं हैं, कोशिका और तंत्रिकाएं, ये दोनों आपको पढ़ना है, और साथ साथ मनुष्य का जो तंत्र है, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, और साथ ही साथ उनके आवेग, और यानी कि तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति कैसे होती है, उनका संवहन किस प्रकार से होता है, साथ ही साथ जो है प्रतिवर्ती क्रियाएं कैसे होती है, और साथ ही साथ जो है मस्तिष्क के मेरुरज्जु की संरचना किस प्रकार से होती है, इसका कार्य क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूरा देखना है। उसके बाद में मानव अंततः, यानी कि इसके अंतर्गत जो है अंतःस्त्रवी तंत्र, या फिर अंतःस्त्रवी, यानी कि अंतःस्त्रवी ग्रंथियां या फिर हार्मोन से संबंधित जो विकार जो होते हैं, रोग होते हैं, उनको आपको यहाँ पर पढ़ना है। इस प्रकार से यहाँ पे 5वां यूनिट आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला यूनिट है दोस्तों आपका यूनिट 6। यूनिट 6 के अंतर्गत आपको यहाँ पे मानव जनन आपको पढ़ना है, जिसमें कि नर जनन, मादा जनन, यानी कि फर्स्ट यूनिट में हमने क्या देखा था दोस्तों, जनन ही देखा था, लेकिन पुष्प जनन देखा था, यानी कि वहां पे हमने पुष्प पादपों के द्वारा जो प्रक्रियाएं होती है वो हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों मानव जनन, यानी कि जिसमें कि जो है नर एवं मादा जो है प्रजनन किस प्रकार से होता है, जो है युग्मक जनन या फिर मानसिक चक्र कैसे होते हैं, साथ ही साथ जो है निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, और साथ ही साथ ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट का जो निर्माण है वो कैसे होता है, साथ ही साथ भ्रूण का विकास कैसे होता है, और किस प्रकार से पोषण वहां पर भ्रूण को दिया जाता है, साथ ही साथ अंतरोपण या फिर गर्भावस्था या फिर जो
प्लेसेंटा निर्माण किस प्रकार से होता है और इनके प्रकार एवं प्रसव एवं स्तनपान इत्यादि को आपको देखना है। और ये टॉपिक उन सभी साथियों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा जिन्होंने मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम दिया हो, चाहे फेम यानी कि गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो। यदि आपने इस टॉपिक को पहले आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक वहां बहुत ही ज्यादा पूछा गया था। और जो है महिला पर्यवेक्षक में यहाँ से कम जो है 5 से 6 क्वेश्चन लगातार आपसे पूछे जा रहे थे। सो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में प्रजनन जो है प्रजनन के अंतर्गत श्वसन यानी कि स्वस्थ और स्वस्थ के लिए यानी कि क्या क्या अवसायित होता है, लैंगिक रूप में जो यानी कि संचारित रोग कौन कौन से होते हैं, जन्म नियंत्रण की क्या आवश्यकता होती है, साथ ही साथ इनकी जो विभिन्न विधियां हैं और जो चिकित्सीय जो गर्भावस्था के समय भी चिकित्साई संसाधन है यानी कि चिकित्सीय गर्भ मापन है वो किस प्रकार से होना चाहिए, साथ ही साथ एम्ब्रियो सेंटोसिस या फिर हम कह सकते हैं वंध्यता या फिर सहायक प्रजनन तकनीकी कौन कौन सी होती है, वो चाहे आईवीएफ या फिर जेडआईएफटी या फिर जे यानी कि जीआईएफटी, यानी कि ये सभी अलग अलग जो है प्रजनन की यानी कि तकनीक है। ठीक है, सो इनको भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, सो इस प्रकार से हमारा 6 यानी कि 6वां यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसमें कि मानव जनन के अंतर्गत आने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं होती है और उनके लिए क्या आवश्यक होता है उन सबको यहाँ पर हमें पढ़ना होगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में 6वां यूनिट आता है आपका, और 6वां यूनिट के अंतर्गत कोशिकाओं की संरचना, उनके कार्य आपको यहाँ पर देखना है, जिसमें कि जीवन की मूलभूत इकाइयों के रूप में प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स किस प्रकार से होती है और साथ ही साथ किस प्रकार से जीव का यहाँ पर निर्माण होता है, साथ ही साथ कोशिकाओं में इन दोनों में क्या अंतर आपको देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिकाओं की संरचना किस प्रकार से होती है और कोशिकाओं में अंतर खासकर कैसे होता है, और कौन से जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है और किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और कोशिका झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली की संरचना किस प्रकार से होती है, यानी कि संपूर्ण मॉडल यहाँ पे आपको जो है कवर करते हुए बढ़ना होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे कोशिका संरचनाओं का संपूर्ण टॉपिक से यानी कि संपूर्ण छोटे छोटे जो पॉइंट है वो यहाँ पर कंप्लीट होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कोशिकाओं के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, गल्जी बॉडी हो गया, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर वैक्यूलस राइबोसोम्स, और साथ ही साथ प्लास्टिक्स या फिर माइक्रोबॉडी की संरचना किस प्रकार से होती है, इनके कार्य क्या क्या है, केंद्रक और केंद्रिका की क्या संरचना होती है, इसकी क्या भूमिका यहाँ पर होती है, ये पूरे पॉइंट जो है कोशिका के अंतर्गत आने वाले जो अंग है उनको आपको यहाँ पर अच्छा से पढ़ना है। और मुझे जहां तक लगता है दोस्तों, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देखा, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कोशिका एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जो कि बहुत छोटा टॉपिक नहीं, बल्कि यदि हम इसे बहुत ही अच्छा से पढ़े ना दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, और एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को, जो इसके एक एक पॉइंट को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, इसमें साइटो स्केलेटन सिस्टम, यानी कि साइक्लो स्केलेटन सिस्टम भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है दोस्तों, जिसमें कि आपको पढ़ना है सिलिया प्लेजिला की संरचना किस प्रकार से होती है, साथ ही साथ कोशिका विभाजन आपको देखना है, जिसमें कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार से होता है, साथ ही साथ जीन विनिमय तथा जो लिंकेज की जो प्रक्रिया है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है, और साथ ही साथ जो है ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं और इसके जो क्या कारक है वो आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है थर्ड टॉपिक आपका कंप्लीट होता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जंतुओं के प्रकार, यानी कि जंतुओं के प्रकार में भी आपको यहाँ पे पढ़ना है उपकला उत्तक और साथ ही साथ इसके प्रकार, जिसमें कि संयोजी उत्तक एवं उसके प्रकार एवं कंकाली यानी कि कंकाली उत्तक व इसके प्रकार। ठीक है, सो ये वो पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पे उपास्थि और अस्थि आपको पढ़ना है, साथ ही साथ जो संवहन होता है उत्तक या फिर रक्त, या साथ ही साथ लसिका और पेशी उत्तकों के प्रकार, और उत्तक यानी कि तंत्रिका उत्तक के प्रकार आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, और साथ साथ तंत्रिका उत्तक की क्या संरचनाएं होती है, किस प्रकार से होती है, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है यहाँ पे है दोस्तों, वो है पादप के प्रकार, यानी कि हमने पहले क्या देखो दोस्तों, कोशिकाओं के संरचना के अंतर्गत आपको पहले पढ़ना है कोशिका, कोशिका के अंतर्गत कोशिका के क्या विभिन्न यानी कि अलग अलग जो अंग है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद में साइको स्केलेटन सिस्टम आपको पढ़ना है, साथ ही साथ इसके बाद में जंतु उत्तकों के प्रकार और पादप उत्तकों के प्रकार। ठीक है, यानी कि पादप उत्तकों के प्रकार में आपको जो है विभाज्य उत्तक कौन कौन से होते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ ही साथ सरल उत्तक और संयोजक यानी कि संयुक्त उत्तक, साथ ही साथ सरल उत्तक में जो सरल उत्तक में जो पेरेकाइमा है, साथ ही साथ जो है कालीन कायमा है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है, साथ ही साथ स्क्लेरन कायमा है। ठीक है, इसलिए ये तीनों को आपको पढ़ना है, जिसमें कि वो चाहे पेरेंट कायमा की बात करें या फिर जो है कालीन कायमा या फिर स्क्रेल यानी कि स्क्रेल एंड कायमा। ठीक है, सो ये तीनों जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद में जो है संयुक्त उत्तक
में जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया और इसके क्या कार्य होते हैं वो आपको पढ़ना है। साथ साथ जो विशिष्ट प्रकार के जो उत्तक होते हैं, उनके जो ग्रंथिल उत्तक होते हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है दोस्तों। इसके बाद में आपको पढ़ना पड़ता है, यानी कि पढ़ना होगा जैव अणु, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, वसा, एंजाइम्स, विटामिन, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो महत्वपूर्ण जो तत्व होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उनकी कार्यविधि होती है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ ही साथ उनकी जो एंजाइम्स की जो खोज है किस प्रकार से किया गया, किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ ही साथ एंजाइम्स के गुण है या फिर एंजाइम्स की जो रासायनिक प्रकृति है या फिर एंजाइम्स को जो प्रभावित करने वाले जो कारक है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे 7वां यूनिट कंप्लीट होता है दोस्तों। और मुझे जहां तक लगता है दोस्तों कि 7वां यूनिट वो होगा जो आपको जो है 8 से 10 नंबर यहाँ पर दिलाने का वादा करेगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जो कि आपने एनसीईआरटी यानी कि 6, 7, 8 यानी कि कहीं ना कहीं यदि हम देखें दोस्तों, सो ये लगभग हम मिडिल स्कूल की बात करें जिस जो है पद में आप जाने का सपना देख रहे हो, वहां पे हमने देखा दोस्तों कि पूरा सिलेबस आपका यही ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाना है। और जितने भी जो हम भर्तियां देते हैं दोस्तों, जहां तक लगभग जो भर्तियां होती है वो सिलेबस के आधार पर जो होती है ना, सो वो लगभग वही टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप कार्य करने वाले होते हैं। सो ये कहीं ना कहीं ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो यूनिट है दोस्तों वो है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यूनिट 8। अब यूनिट 8 के अंतर्गत अनुवांशिक विभिन्नताएं आपको यहाँ पे देखना है, जिसमें कि मेडिशियन यानी सॉरी माफ कीजिएगा मेडेलियन, यानी कि मेडेलियन वंश जो है वंशगति किस प्रकार से होती है, साथ ही साथ जो है मेंडलवाद के नियम क्या क्या है, और साथ ही साथ जो है वंशानुगति के गुणसूत्र सिद्धांत आपको यहाँ पर पढ़ना है, और गुणसूत्र एवं जीन से साथ ही साथ संलग्नता एवं जीन विनिमय या फिर मनुष्य में जो है लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। ठीक है, साथ ही साथ लिंग संवहन या फिर जो है वंशगति अनुसार जो है अनुवांशिक विकार कौन कौन से होती है अनुवांशिकता के आधार पर, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके साथ साथ में डीएनए आरएनए आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। इसके साथ में जो है डीएनए की प्रकृति किस प्रकार से होती है, और केंद्रीय सिद्धांत या फिर अनुलेखन या अनुवाद। अब ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और अनुवांशिक कूट क्या है, और जीन अभिव्यक्ति या फिर जो है नियम लोक जो है ओफेरॉन या फिर जो है मानव जीनोम परियोजना या फिर डीएनए का जो अंगुली छापन है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला टॉपिक है दोस्तों, वो है जीन की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, जैविक विकास की क्या प्रक्रिया होती है, और जैव विकास के क्या प्रमाण होते हैं दोस्तों। साथ ही साथ जो है अनुकूली विकार किस प्रकार से होता है, और जो लेमार्कवाद है या फिर डार्विनवाद है, ये इनके सिद्धांत पे आपको यहाँ पर पढ़ना है। और विभिन्नताओं के अंतर्गत प्राकृतिक चयन किस प्रकार से होती है, जीन प्रवाह क्या है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ ही साथ जेनेटिक जो यानी कि जेनेटिक जो होते हैं ड्रिफ्ट होते हैं दोस्तों, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। और हर्डी विंडबर्ग सिद्धांत को आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे 8वां जो है टॉपिक यहाँ पे यानी कि 8वां यूनिट कंप्लीट होता है, जिसमें कि अनुवांशिक इनकी विभिन्नताओं के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है, मुझे डीएनए को या फिर आरएनए को। ठीक है, उस प्रकार से संपूर्ण यूनिट यहाँ पे आपका 8वां कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला यूनिट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, और वो देखने को मिलेगा जिसमें कि यूनिट 9, यानी कि यूनिट 9 के अंतर्गत यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट एड होगा दोस्तों वो पर्यावरण एड हो जाता है, जिसमें कि पर्यावरण के अंतर्गत आने वाले जो पाठ यानी कि भाग हो गए, जिसमें कि वो चाहे प्रदूषण की बात करें या फिर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण, जितने भी प्रदूषण जो है पर्यावरण के अंतर्गत होते हैं वो आपको यहाँ पर सभी पढ़ना है। और उसका नियंत्रण किस प्रकार से हो सकता है, और जो है रासायन यानी कि केमिकल का रासायन यानी कि कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और इसके कारण जो है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या फिर जो रेडियो एक्टिव या फिर अन्य अपशिष्ट जो यानी कि जो प्रदूषण है उनको किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन या फिर ओजोन स्तर की कमी एवं अन्य प्रकार के जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, सो ये पर्यावरण के अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स है दोस्तों। इसके बाद में परिसंचरण तंत्र यानी कि माफ कीजिएगा परितंत्र यानी कि परितंत्र आपको पढ़ना है, जिसमें कि उत्पादकता क्या है, ऊर्जा प्रवाह या फिर जो परिसंचरण यानी कि परिस्थिति की तंत्र जिसे जो है पिरामिड कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। और यहाँ से भी क्वेश्चन जो है लगभग मुझे जहाँ तक लगता है कि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जैव विविधता के अंतर्गत अवधारणा या फिर जैव विविधता के तरीके आपको यहाँ पर पढ़ना है, और जैव विविधता का महत्व क्या है, और जैव विविधता से क्षति किस प्रकार से हो रहा है, और जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, और जैव विविधता तटस्थ यानी कि जो तटस्थ स्थल कौन कौन से है, या संकट उत्पन्न करने वाले या फिर संकट उत्पन्न करने वाले, या फिर जो विलुप्त के अंतर्गत आने वाली जो जीव है या फिर जो पौधे हैं उनको आपको पढ़ना है। और साथ साथ जिसे रेड डाटा में यानी कि रेड डाटा बुक में इनको लिखा जाता है वो पूरा विवरण आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, यानी कि जैव विविधता के अंतर्गत आने वाले सभी पॉइंट्स को आपको पढ़ना है। इसके बाद में खाद्य उत्पादन की यानी खाद्य उत्पादन में वृद्धि की जो कार्य नीति है वो आपको देखना है दोस्तों, जिसमें खाद्य उत्पादन का यानी कि सुधार किस प्रकार से किया जाना चाहिए, खाद्य
यानी कि पादप प्रजनन या फिर जो उत्पाद संवर्धन है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। साथ ही साथ एकल कोशिकाओं में प्रोटीन जो है प्रोटीन बायो प्रोटिफिकेशन या फिर मधुमक्खी पालन या फिर पशुपालन या फिर मोती संवर्धन या फिर लाभ संवर्धन या फिर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की क्या भूमिका होती है, या फिर घरेलू जो है खाद्य पदार्थों का उत्पादन किस प्रकार से किया जा सकता है, और साथ ही साथ औद्योगिक उत्पादन में किस प्रकार से कार्य होता है। साथ ही साथ यही सीवेज उपचार और फर्जी उत्पादन, जैव नियंत्रण एजेंट एवं जैव यानी कि जैव उर्वरक के रूप में जीवों की क्या भूमिका होती है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको बता दूं दोस्तों कि मैं बहुत ही शॉर्ट में जो है ये बहुत स्पीच से मैं आप लोगों को ये सिलेबस याद दिलाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आप इन सिलेबस से आप कनेक्ट कर पाओ और ये टॉपिक्स को आपको अच्छा से पढ़कर जाना है, क्योंकि यही टॉपिक्स हैं जो आपके लिए क्वेश्चन तैयार करेंगे और यहीं से क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन निकल के आएगा दोस्तों, एक एक पॉइंट से। ठीक है, तो इसीलिए आपके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला दोस्तों नेक्स्ट यूनिट 10 में आपको आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। वो जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत स्वस्थ एवं कृषि के क्षेत्र में अनुप्रयोग किस प्रकार से होता है, वो चाहे अनुवांशिक की बात करें या फिर रूपांतरण जीन या फिर जो है बीटी फसल या फिर मानव इंसुलिन जीन थेरेपी कैसे होता है, साथ ही साथ परजीवी जंतु या फिर जैव चोरी यानी कि जैव चोरी या फिर जैव एकस्व। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखना है दोस्तों। अब इसके अंतर्गत जैव यानी कि जैव मंडल के अंतर्गत यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कैसे होता है, ठीक है, और क्या क्या कार्य यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, यानी किस प्रकार से आरक्षित किया जाता है वो आपको यहाँ पे देखना है। साथ ही साथ राष्ट्रीय उद्यान और जो वन्य अभ्यारण्य है दोस्तों, और साथ ही साथ रामसर स्थल है, ये भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नहीं बल्कि पूछा जाएगा। ठीक है, और ये वो टॉपिक्स है जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद में मानव स्वास्थ्य तथा रोगजनक, और ये आपको यहाँ पे देखना है जिसमें कि मलेरिया, डेंगू जो है, चिकनगुनिया इत्यादि। ठीक है, इसके बाद में प्रतिरक्षा विज्ञान के अंतर्गत मूलभूत अवधारणाएं जैसे कि वैक्सीन और साथ साथ कैंसर या फिर HIV एड्स इत्यादि। ठीक है, और किशोर यानी कि किशोरावस्था की कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं होती है दोस्तों, जो हार्मोन्स बदलाव के कारण जो समस्या हमें यहाँ पे देखने को मिलती है किशोर अवस्था में, वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। साथ ही साथ औद्योगिक एवं जो है अल्कोहल का जो लोग उपयोग करते हैं उनके व्यवसाय या फिर उनके जनरल स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर यौन संचालन रोग की रोकथाम किस प्रकार से हम कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है यूनिट 10 के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद में अब यहाँ पे जो आपका जो टॉपिक है दोस्तों वो जीव विज्ञान का, यानी कि जीव विज्ञान का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो इसी में सेकंड पार्ट आता है दोस्तों वो आता है विज्ञान का, यानी कि माफ कीजिएगा भौतिक विज्ञान का, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो साइंस का जो सब्जेक्ट यानी कि साइंस का जो सिलेबस बनता है दोस्तों वो एक तो केमिस्ट्री से बनता है, फिजिक्स से बनता है और आपका जीव विज्ञान से, यानी कि 3 सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यदि हम बात करें दोस्तों फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपको यानी कि बल एवं गति आपको यहाँ पर पढ़ना है, यानी कि बल एवं यांत्रिकी आपको पढ़ना है, जिसमें कि मात्रक पद्धति, मूल उत्पन्न मात्रक कौन कौन से होते हैं, साथ ही साथ जो है भौतिक राशि की जो विमाएं हैं वो कौन कौन सी होती है। ठीक है, और मात्रक अंक या फिर दूरी, विस्थापन और साथ साथ चाल, त्वरण, वेग, एक समान त्वरित गति और साथ साथ गति के नियम, संवेग, संरक्षण, आवेग, स्थिति, संघर्ष या फिर सॉरी माफ कीजिएगा स्थितिक गति एवं गति घर्षण। तो ये पूरे जितने भी बल यानी कि गति के अंतर्गत आने वाले जो पॉइंट है दोस्तों उनको आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो इसे आप अच्छा से देख लीजिएगा। इसके बाद में सेकंड यूनिट आता है दोस्तों फिजिक्स का, वो है द्रव्य के सामान्य यानी कि सामान्य गुण। अब द्रव्य के सामान्य गुण के अंतर्गत कौन कौन से क्या क्या पढ़ना है दोस्तों आपको, ठोसों में प्रत्यावस्था यानी कि प्रत्यस्तता एवं विकार आपको पढ़ना है, साथ ही साथ जो है तरलों में दाब किस प्रकार से होता है और दाब का गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये पूरे जो पॉइंट है दोस्तों इनको आपको अच्छा से पढ़ लेना है। वो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका PDF में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, या फिर आप ESB का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जो कि रूल बुक दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या देखना है, ये द्रव्य के अंतर्गत आने वाले जो सामान्य गुण है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, वो चाहे ताप हो या फिर ऊष्मा हो या फिर तापमापन, विभिन्न पैमाने के अंतर्गत आने वाले इनका संबंध आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो यूनिट है दोस्तों यूनिट 13, इसमें विद्युत और चुंबक आपको पढ़ना है, यानी कि जो विद्युत आवेश है दोस्तों, विद्युत आवेश हो गया या फिर कूलाम का नियम है या फिर विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत रेखाएं एवं इनके गुण हैं, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक आप अच्छा से देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो यूनिट है दोस्तों प्रकाश ध्वनि के अंतर्गत प्रकाश का परावर्तन हो गया, और गोली दर्पण और साथ दर्पण सूत्र, और प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है, और जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस प्रकार से होता है, यानी कि ये पूरे टॉपिक से ये आपको अच्छा से देखना है यानी प्रकाश ध्वनि के अंतर्गत आने वाले। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला है दोस्तों वो है इलेक्ट्रिक या फिर विकिरण
गत व्यवहार यानी कि इसमें चालक कुचालन या फिर अर्धचालक या फिर जो ऊर्जा बैंड या फिर शुद्ध एवं अशुद्ध अर्धचालक किस प्रकार से होता है। तो ये पूरे टॉपिक्स हैं, ये आपको अच्छा से बढ़कर जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे यूनिट 15 कंप्लीट होता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रसायन सब्जेक्ट। अब रसायन में भी आपको क्या देखना है दोस्तों, रसायन में खासकर जो टॉपिक है बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं दोस्तों, और जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा जैसे पदार्थ की अवस्थाएं आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि आंतरिक आणविक जो है बल के प्रकार और साथ साथ आदर्श गैस में डाल्टन का जो आंशिक दाब का नियम आपको पढ़ना है, गैसों का जो है अणु यानी कि अनुगतिक सिद्धांत या फिर जो है आणविक गति का मैक्स यानी कि जो है मैक्सवेल वोल्टास मान का विवरण नियम आपको यहाँ पे पढ़ना है। वास्तविक गैस और आदर्श गैस का व्यवहार किस प्रकार से होता है ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। साथ ही साथ जो उष्मागतिकी का प्रथम द्वितीय एवं तृतीय नियम यानी कि तृतीय अभिक्रिया का जो आंतरिक ऊर्जा और साथ ही साथ जो है हेतैल्पी यानी कि हेतैल्पी व फिर उसके मान आपको यहाँ पर यानी कि उनके मान को किस प्रकार से उपयोग किया जाता है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे पदार्थ की अवस्थाएं उसकी उष्मागतिकी कंप्लीट होता है यानी कि यूनिट 16 के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला टॉपिक है दोस्तों, यूनिट है दोस्तों, वो है 17 यानी कि इसके अंतर्गत जो है तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, जिसमें कि आवर्त सारणी आपके पास में आ जाता है। इसको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। ठीक है, वो चाहे एसपीडीएफ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले जो तत्व होते हैं उनका अध्ययन आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला यूनिट है दोस्तों, वो है 18 और इसमें बिलियन विलियन के अंतर्गत आने वाले जो टॉपिक्स है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। विलियन एवं समान यानी कि समय अवस्था, जिसमें कि विलियन उनके प्रकार आपको पढ़ना है, यानी कि भौतिक और रासायनिक प्रकार के जो समन्वय है वो आपको पढ़ना है। साथ साथ जो है द्रव्य अनुपातिक क्रियाएं का नियम किस प्रकार से होती है वो आपको पढ़ना है। साथ साथ यानी कि जो है निकिरण या फिर सामान्य अवस्था वो आपको यहाँ पढ़ना है। अम्ल क्षार एवं इसका जो आयनीकरण है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप हमारे जो 18 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों, और एक एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से आपको पढ़कर जाना है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पीड से आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है और एक एक टॉपिक को मैं यदि एक एक आराम से बताने का प्रयास करूँ एक्सप्लेन करके, तो कहीं ये क्लास काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य था आपको इस सिलेबस से रूबरू कराने का, या फिर आपने पहले ही पढ़ रखा है, अच्छा से देखा है, टॉपिक्स को क्लियर किया है, तो मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ये टॉपिक्स है जो कि आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना है, पढ़ा है तो और अच्छा से पढ़ लेना है, ताकि आपसे इन टॉपिक्स इन पॉइंटों से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक टॉपिक यदि आप छोड़ते हो दोस्तों तो आपका एक नंबर जाएगा और एक नंबर से आप बहुत ही बुरी तरीके से पिछड़ जाओगे, है ना। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जबकि आपके लिए तो एक नंबर है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला जो यूनिट हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत जो है मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीकी हाइड्रोकार्बन, साथ साथ जो क्रियात्मक समूह या फिर बहुलक आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला दोस्तों इकाई 20 यानी कि इकाई 20 में अंतर्गत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों पर्यावरण एवं दैनिक जीवन में रसायन क्या क्या रोल यहाँ पे है। ठीक है, सो रसायन यानी कि जो पर्यावरण है दोस्तों, पर्यावरण को हम यहाँ पे दो प्रकार से पढ़ रहे हैं, एक तो जीव विज्ञान में भी पढ़ा हमने, ठीक है, और इसके बाद में हम यहाँ पे पढ़ेंगे फिर यानी कि केमिस्ट्री के अंतर्गत। अब केमिस्ट्री के अंतर्गत किस प्रकार से यानी कि इसके जो प्रदूषण यानी किस प्रकार से यानी प्रदूषण के प्रकार आपको पढ़ना है, साथ साथ हरित रसायन और ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव पड़ रहा है और वो आपके यहाँ पढ़ना है, और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या नीतियां हो सकती है, और साथ साथ औद्योगिक रसायन और भोजन रसायन और साथ साथ शोध अभिकर्मक किस प्रकार से कार्य करते हैं, यानी कि ये पूरे टॉपिक्स है कि इनको आपको अच्छा से कवर करना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो है विज्ञान के सभी टॉपिक्स को कवर किया दोस्तों, जो कि ईएसबी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि जो मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 2 का जो रूल बुक है उसमें दिया गया है। ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस रूल बुक यानी कि इस सिलेबस से आप अच्छा से रूबरू हो पाए होंगे, और हो सके तो इसे एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। और इसका जो पूरा रूल बुक है दोस्तों, रूल बुक में जो सिलेबस आपको बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से जमा कर दिया गया है, इसे आप अच्छा से पढ़कर जाइएगा। ठीक है, सो ये रूल बुक मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया। तो ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा दोस्तों, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूँ। इसके बाद में सेकंड जो सिलेबस है दोस्तों वो मैं अपलोड करने वाला हूँ मास्टर वार्डन का। ठीक है, जो कि आप सभी को बताया दोस्तों कि एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, जो कि अलग अलग जो कोचिंग संस्थान वाले जो है उसके बारे में वीडियो बना रहे हैं या फिर बताने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर आपको अलग अलग सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उसका रूल बुक क्या हो सकता है, यानी कि उसका जो सिलेबस है वो क्या हो सकता है। उस आधार पर आप आपकी तैयारी को अभी से तैयार करना स्टार्ट कर दोगे, तो कहीं ना कहीं जब रूल बुक आएगा उसके बाद में जो एग्जाम होगा तो तब तक आपका तैयारी जो है दोस्तों 50 से 6 यानी कि हम कह सकते हो कि 60 से 70% जो आपकी तैयारी होगी वो पहले ही तैयार हो चुकी होगी। तो इस तरह से यदि आप तैयारी करते हो तो आप बहुत सारा जो भीड़ है उससे कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल जाते हो, और आपको आपकी तैयारी को इसी दिशा में करना चाहिए जिससे कि आप अपने यानी कि बहुत सारे लोगों की भीड़ से बाहर निकलते हो और आपका सिलेक्शन उन लोगों के साथ में होता है जो उस भीड़ से अलग होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको तैयारी करना है, और इस प्रकार से तैयारी करते हो तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन बहुत हद तक
होने की चांसेस यहाँ पर बढ़ जाती है दोस्तों, ठीक है। सो इस प्रकार से आपको जो है नेक्स्ट अगले क्लास में आपको जो है हॉस्टल वार्डन का जो सिलेबस है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो उसे उसे भी आप अच्छा से देख सकते हैं यदि आप हॉस्टल वार्डन का तैयारी करना चाहते हो तो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा और अपने सपनों को प्राप्त कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।